नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी भारत की अर्थव्यवस्था की, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पे लिया जा रहा है और खुद अपने घर में ही गिरती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है। क्योंकि यशवंत सिन्हा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर वित्त मंत्री थे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, जीडीपी में जो गिरावट आ रही है, रोजगार जो कम हो रहे हैं, उन सबको लेकर कई बार संकेत सरकार को दिए, तीखे प्रहार भी किए। और अब इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है उसको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किए, राहुल गांधी ने तंज भी कसा अर्थव्यवस्था को लेकर भी। वहीं मनमोहन सिंह ने भी नोटबंदी के बाद सदन में कहा था कि जीडीपी के अंदर कम से कम 2% की गिरावट देखने को मिलेगी, और वो बात सच भी हुई। वहीं पी चिदंबरम ने भी मोदी सरकार को और खासकर अरुण जेटली को घेरने की कोशिश करी। उनके जितने भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के जो कदम उठाए गए, उनके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। क्या कुछ है पूरा मसला, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आज देश की जनता ये चाहती है कि हमें तुरंत आज रोजगार मिले। हमारे जैसे लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं, हमारा रोजगार लगवा दीजिए, बेटे का रोजगार लगवा दीजिए, भाई का रोजगार लगवा दीजिए। कहां लगवा दें? जिसको आप कहो कि किसी को रोजगार के लिए इंटरव्यू करो, वो कहता है ही नहीं, तो कहां से लाए? केंद्र की बीजेपी सरकार नोटबंदी और जीएसटी को ऐतिहासिक फैसला बताती आई, लेकिन इन फैसलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था की गति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार की इन योजनाओं पर सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही उठा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज यशवंत सिन्हा ने ही गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। सिन्हा ने कहा कि आज देश में रोजगार की कमी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। लेकिन इसके लिए सिर्फ पहले की सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, उसका सीधा निशाना नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों पर भी था। देखिए, जब हम सरकार की नीति निर्धारण करते हैं तो एक बात याद रखिए कि एक बड़ा पार्ट उसका होता है लोगों के कल्याण की योजनाएं, और एक बड़ा पार्ट होता है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कदम। हमको लगता है कि सरकार में कुछ इस तरह का कंफ्यूजन हो गया है कि हम जो कल्याण की योजनाएं हैं, हम समझते हैं कि अकेले उसी से अर्थव्यवस्था गति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग से उपाय करने होंगे। सिन्हा ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी भी अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। स्वामी ने अपनी ही सरकार की जीडीपी के आंकड़ों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब यशवंत सिन्हा के बयान ने सरकार को विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सिन्हा के बयान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीखा हमला बोला। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे और वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अपने पिता के बयान के जवाब में कहा कि हम एक नई मजबूत अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, जो लंबे समय में फायदेमंद होगी। यह पहली बार नहीं है कि गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर बयानबाजी पहली बार हुई हो। नोटबंदी के बाद से ही आर्थिक जानकारों ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि देश की अर्थव्यवस्था को इससे एक वक्त तक काफी झटका लग सकता है, और इसके बाद लागू जीएसटी से भी व्यापारी वर्ग में रोष पैदा हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय क्या मोदी सरकार के दावों के अनुरूप होगा, या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लंबा समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो लुब्बे लुबाब, इस रिपोर्ट से आपने इस बात को समझने की कोशिश की
कि अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि आर्थिक नीतियों को अगर देखें तो अभी क्या स्थिति बनेगी, आने वाले वक्त में कुछ सुधार होगा, पटरी पर अर्थव्यवस्था आएगी, या वाकई अभी इस तरीके की जो एक ट्रांजिट फेस को हम फेस कर रहे हैं क्या वो अभी तक बना रहेगा। इन सभी को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी से मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और थोड़ा वक्त आज कम है, आधे घंटे का ये डिस्कशन है और थोड़ा कम शब्दों में तरीके से समझाने की कोशिश आप कीजिएगा। बड़ा सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े अब तक जो मिले हैं उसमें निराशा की स्थिति है। जीडीपी गिरी है, हम अगर रोजगार की बात करें तो वो कम हुए हैं, लघु और छोटे उद्योगों की बात करें तो लगातार बंद हो रहे हैं। जीएसटी के बाद काफी कुछ परेशानी में हमारे जो छोटे और लघु उद्योग हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं नोटबंदी के बाद की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम धराशायी हुई और 2% से भी ज्यादा की जो है गिरावट देखने को मिली। अब कब तक संभल पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, लेकिन अब आपके अपने घर के अंदर भी अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? योगेश जी, जो इकोनॉमिस्ट हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने अपनी राय रखी है। वो पहले मंत्री थे, उनको लगता है कि ऐसे समय में 2 नए सुधार के कार्यक्रम आप लेकर आए जबकि वैश्विक मंदी चल रही थी, और वैश्विक मंदी के साथ में अगर 2 सुधारों के जो कठोर कदम थे उनको भी लागू कर देने से स्थिति गंभीर हुई। उनका ये कहना है, जो स्वाभाविक तौर पर हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं। बड़ी बात यह भी है, जिन लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा वो लोगों की संख्या अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लोग हैं जो पहले टैक्सेशन में नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, जो 13 तरह के टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी लाया गया है तो उन सेक्टर्स को फायदा हो रहा है जो पहले से एक्साइज दे रहे थे या आप वो दे रहे थे, जो वैट दे रहे थे, उनका टोटल आप निकालेंगे तो वो कम निकलेगा। तो अल्टीमेटली कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको जीएसटी का बेनिफिट मिला है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो जीएसटी पहले टैक्सेशन की जद में आते ही नहीं थे, एक्साइज का मनीष जी सवाल यहाँ पर यह है, नोटबंदी के बाद जीडीपी गिरी, नोटबंदी के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी से उतरी और माना भी जा रहा था कि ये उतरेगी और उसके बाद धीरे धीरे पटरी पे आएगी। तो ऐसे में जीएसटी लाने की जल्दी क्या थी? उसको थोड़ा अभी रोका जा सकता था, उसको थोड़ा सा डिले करके लिया जा सकता था। जीएसटी के बारे में उसके ज्यादा बड़ी बात थी, एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट था वो वैश्विक मंदी के कारण कम हुआ, एक बात। जीएसटी का समय पहले से तय था, इसको लाना चाहिए था, क्योंकि बाकी की 46 कंट्रीज को लगता है कि भारत में जीएसटी नहीं है, तो हमको लगता था कि एफडीआई इससे प्रोत्साहित हो जाएंगी। वो व्यापारी जो विदेशों में व्यापार करते हैं, विदेशी व्यापारी हैं, अगर वो जीएसटी के बारे में सीधा सरल टैक्स उनको पता होगा। लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी में स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात है, निवेश की बात क्यों, आखिर क्यों ये सारी चीजें चेंज की है, क्यों हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े, ये थोड़ा सा समझने वाली स्थिति है। वो हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है मोदी सरकार को। इकोनॉमी की बात आप करते हैं तो पूंजीवाद की बात आपको करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्टीमेटली सिद्धांत बात दूसरी हो सकती है, लेकिन जो भी अर्थव्यवस्था चलती है वो पूंजी के बाद उसके इन्वेस्टमेंट और उसके जरिए मिलने वाले मुनाफे या रोजगार के जरिए चलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं दुर्गेश जी कि जिन लोगों को इसकी जद में शामिल कर लिया उसके कारण से सरकार के पास ज्यादा इनकम आएगी। अगर आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा या सरकारी पैसे का जब तक फ्लो नहीं होगा जनता में, जब तक इसके परिणाम को निकाल लेना जल्दीबाजी होगी, एक बात। दूसरी बात, जो लीकेजेस रोके गए हैं उसके कारण अगर फायदा हो रहा है तो वो भी इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आप डायरेक्ट बेनिफिट्स अकाउंट्स में डालेंगे। तो डेवलपमेंट के नाम पर हम लोक कल्याणकारी सरकार की जो हम बात करते हैं, जिस सुविधा हो रही है, लेकिन चीज को लेकर हम चल रहे हैं, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हुई है लोक कल्याण के कारण, इसलिए नहीं हो सकती क्या उसको भूल के अब हम पूंजीवाद की तरफ चले? इस्तेमाल अगर सरकारी आधार पर करेंगे तो भ्रष्टाचार में तो कतई नहीं हो सकता। तो इन चीजों का फायदा आने में कुछ समय लगेगा। तो मतलब यह कि लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था की हम बात करते हैं उसे भूल जाना चाहिए और पूंजीवाद की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। कुल मिला के ये बात। संगीता जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लोक कल्याण के लिए तो पैसे आए हैं, ये आप बुरा मत मानिए इस बात का। जो यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि 2 काम होते हैं सरकार के, पहला ये कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों को फंड फ्लो कर दे, उनको सुविधाएं दे।
लेकिन सरकार ने वो मान लिया है। उसने ये सोचा ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर लोगों को रोजगार और वो चाहिए होते हैं। अब सरकार पैसे तो बहुत खर्च कर रही है लोक कल्याण उसमें, ये तो यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं, इसलिए वो बात नहीं है। ये लगता है कि उद्योग धंधे इसके कारण बंद हो जाएंगे क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाहेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो आपको वैश्विक मंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे संसार में मंदी है तो उसका प्रभाव भारत में आएगा ही नहीं, ये मानना गलत बात है। चलिए संगीता जी क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखती है मनीष जी की बात से आप? देखिए देवेंद्र जी, बीजेपी सरकार द्वारा देश के हित में नहीं, मैं ये कहूं पार्टी हित में किए गए ऐसे दो बड़े निर्णय रहे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। पहला नोटबंदी, जो आनन फानन में इनके द्वारा लिया गया ऐसा निर्णय था जो सिर्फ और सिर्फ खुद की पार्टी के लिए तो हित में हो सकता था, लेकिन जनहित के लिए नहीं था, देश हित के लिए नहीं था। दूसरा था जीएसटी जो भी जिसका खाका कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था। निश्चित रूप से हम जीएसटी के लिए एग्री थे, लेकिन उन्होंने उस खाके को खराब कर दिया, उसका जो स्वरूप था वो बिगाड़ दिया। और किस तरीके से जीएसटी इन्होंने लागू की कि ना उस पर विचार किया, ना कोई उस पर बैठकर कोई चर्चा की गई, इस तरीके से। तो देखिए नोटबंदी जो पहला निर्णय रहा, और अभी जो मनीष जी कह रहे थे कि वैश्विक मंदी, जब नोटबंदी हुई तब कोई वैश्विक मंदी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे एफडीआई। अब ये बीजेपी वालों का दोहरा चाल और चेहरा चरित्र यहाँ नजर आता है कि एफडीआई का पहले ये विरोध करते रहे और फिर 100% एफडीआई ले आए, तो एफडीआई से क्या फायदा हुआ ये जानने की जरूरत है। अब पहले कांग्रेस सरकार खुद ये कहती है, हमारे मनमोहन जी ने ये कहा था कि नोटबंदी के बाद में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और ये नोटबंदी एक आर्थिक आपदा के रूप में, इसका जो परिणाम निकलेगा वो आर्थिक आपदा के रूप में होगा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज इनके नेता खुद ये कह रहे हैं, इनके नेता ये कह रहे हैं कि हम तो 5.7 जीडीपी मान रहे थे, लेकिन ये 5.7 भी नहीं है, ये 3.7 है। तो आप ये सोच सकते हैं कि देश में किस तरीके से इकोनॉमिक हालात खराब हो गए। देश हमारा 10 से 15 साल पीछे हो गया देवेंद्र जी। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति ये कहे कि हम आपके खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, तो 15 लाख देना तो दूर की बात है, लोगों की जेबें खाली करा ली सरकार ने। और एक चीज और कि इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप देखें कि इसका परिणाम ये रहा कि पूरे देश में फैक्ट्रियां बंद हो गई। 78,000 से ज्यादा जो फैक्ट्रियां बंद हुई, उसका परिणाम ये रहा कि लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास घर चलाना मुश्किल हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों की जा रही हैं? सिर्फ अपनी पार्टी के लिए? देश हित इनके लिए गौण हो गया, ये नगण्य हो गया। ये गरीब की बात करते, गरीब का खाना आपने छीन लिया, गरीब की थाली में खाने को लिए जवाब लेंगे मनीष जी से, लेकिन जय सिंह जी के पास एक बार आना चाहूंगा। समय का थोड़ा सा आज अभाव रहेगा क्योंकि आधे घंटे का ही हमारे पास वक्त है। जय सिंह जी साहब, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये जो बातें कह रहे हैं वो तो भाषण बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनको ये पूछो कि आप फिजिकल डेफिसिट के आधार पर अगर आप फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो एफडीआई की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पूंजी का परसेंटेज होता है। मनमोहन जी ने तो उसी वक्त कह दिया था। चलिए तो नोटबंदी के बाद जीएसटी, जरा टेक्निकली इस चीज को समझे। हम जीडीपी गिरी, चिंता सबको है, जीडीपी जो गिर रही है, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है, इसकी चिंता सबको है। जरा इसके टेक्निकल पहलू को समझ लें। जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ हैं। कोठारी साहब, क्या लगता है, क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा पटरी पर ये पूरी अर्थव्यवस्था के आने का? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हमारे जो लघु और छोटे उद्योग नोटबंदी के बाद उनके साथ परेशानी आई, नौकरियां चली गई लोगों की, और सबसे ज्यादा जो परेशानी आई असंगठित मजदूर वर्ग के साथ आई, उनको नौकरियां नहीं मिली है, क्योंकि छोटे उद्योग धंधे जहां पर उनकी जीवन चलता था, जिन उद्योग धंधों से, वो सब कुछ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार की बात लगातार सरकार करती रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने की, लेकिन वहां पर क्योंकि नोटबंदी जैसा फैसला ले लिया, फिर जीएसटी लेके आ गए, तो रोजगार जो
पनपने थे वो सब कुछ उसके ऊपर लगाम सी लग गई। नोटबंदी इसलिए की गई कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर आया नहीं। और जहां तक रिजर्व बैंक की बात करें, जितनी सरकार को लग रहा था कि अब ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पैसे के साथ जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उसलिए नोटबंदी जरूरी है और जो फेक करेंसी वो बहुत आ गई है, लेकिन जो आंकड़े रिजर्व बैंक ने पेश किए उसमें भी ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। तो जो नोटबंदी के लिए जो पैसा सरकार का खर्च करना पड़ा सरकार को, वो एक बहुत बड़ा राजस्व जो है वो लगा और उसके बूते आया कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है इन सारे फैसलों को हम विफलता की नजरों से देखें या अभी इसकी सफलता के लिए भी और वक्त का इंतजार हमें करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस आर्थिक परिवेश में जो वैश्वीकरण की व्यवस्था है जी, इसको पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स की लड़ाई कहते हैं जी। और जैसे हमारे बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमेशा विरोधाभासी मत में चलते हैं, ठीक इसका एक धर्म होता है कि हर सरकार, हर कंट्री में जहां पे भी ये जाए, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में जब जब चुनाव आते हैं वहां इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना इसका नया धर्म होता है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में 2019 तक इकोनॉमिक्स की इनस्टेबिलिटी क्या होती है उसकी शुरुआत चालू हो चुकी है और ये पूरे देश के लिए, लीडरशिप के लिए चुनौती होगी और वापस हम वहीं आके ठहर जाएंगे 2019 में, लीडरलेस पॉलिटिकल सिस्टम कि कौन लीडर हो जो आगे हमारी चुनौतियों में से हमको पार पा सके, इस तरीके का परिवेश उस समय बनेगा। जी, जी। जो सरकार ने केवल आप डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी दो काम तो किए ही हैं एक साथ, जबकि केवल जीएसटी करते, डिमोनेटाइजेशन करते तो ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बिजनेस कम्युनिटी की बात बताऊं कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून, आय से अधिक संपदा कानून, शेल कंपनियों की धरपकड़, बेनामी प्रॉपर्टीज वाला कानून, ये सब आप इतने कानून ऐसे ले आए कि पूरा जो बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कोई काम ही नहीं करना चाहती है। आप आए दिन आप सरकारी सिस्टम, सरकार के नोटिसबाजी, उनका जवाब, ये कहां से लाए, इतना कॉम्प्लेक्स ये आपका जीएसटी सिस्टम बनाया है जो कहते हैं हम वन नेशन वन टैक्स है। दुनिया में और भी कई जगह है लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स मेरे ख्याल से इंडिया में इस सिस्टम को बनाया गया है। तो आदमी के समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें फेल हो रहे हैं। तो जो हमारा बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और इन सब चीजों ने मतलब बिजनेसमैन की पॉकेट से निकल के जो पैसा सरकार की ट्रेजरी में गया उसने डिमांड्स को खत्म कर दिया। तो ये जितने हम बेरोजगारी और जो चारों तरफ जो हालात देख रहे हैं ये उसका है कि जब आप मनी को सिस्टम में से विड्रॉ करोगे तो नेचुरली उसका असर आएगा ही आएगा। तो वो इसके सामने है कि हम बेरोजगारी और इंडस्ट्रीज, जैसे आपने संगीता जी ने बताया 78,000 इंडस्ट्री में, तो 78,000 का अभी तो शुरुआती दौर है। अगर आपने इसका कोई उपाय नहीं किया तो ये 78,000 का जो आंकड़ा है वो डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये वास्तव में बहुत खतरनाक दौर है जिस हम मनी इकोनॉमी की जो भावना को समझते नहीं। न आप प्रधानमंत्री जानते हैं, वित्त मंत्री जानते हैं वैश्वीकरण की व्यवस्था कैसे चलती है। तो एक प्रयोग था और वो प्रयोग सफल रहा नहीं रहा और जो हालात हमारे सामने हैं और उस चुनौती में से रास्ता निकालने का अवसर हमारे सामने है। अब कितना अच्छा निकाल सकते हैं वो आने वाला समय बताए। बिल्कुल, तो अभी वक्त और लगेगा। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से जय सिंह कोठारी साहब बता रहे हैं, एक धूल में लठ मारा गया है सरकार के द्वारा कि कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हुआ नहीं। एक प्रयोग किया नोटबंदी का, उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी से विमुख हो गई, पटरी से उतर गई। उसके बाद जब वो सारी चीजें चल रही थी, ट्रांजिट फेस उसका चल रहा था, पटरी पे लाने की कवायद होनी चाहिए थी, उसके लिए एक तैयारी होनी चाहिए थी, एक रोड मैप बनना चाहिए था, उसके अंदर कहीं कहीं विफल सरकार नजर आई और उसके बाद जीएसटी लाके खड़ा कर दिया। तो कहीं कहीं अगर सरकार के इन निर्णयों की बात करें तो कहीं कहीं कानून का डंडा चलाकर सरकार जो है काम करना चाहती है और इस तरीके का लगता है कि एक तानाशाही वाला जो माहौल पैदा हो रहा है वो कहीं कहीं खतरनाक है। क्या लगे, क्या माने हम, क्या ये चुनाव का सारा खाका तैयार किया जा रहा है या जैसे कि कोठारी साहब ने कहा था कि इकोनॉमी वर्सेस पॉलिटिक्स का ये एक मसला है, क्या उस भंवर में सरकार अब फंस गई है और अब निकलने का रास्ता नहीं बच रहा है, तो अब अलग अलग तरीके के स्टेप्स जो हैं वो लेने की कोशिशों में है? क्या 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 माने, किस तरीके से इसको देखें हम? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं जयसिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और इनका काफी अनुभव भी और इन्होंने बताया भी जिस कारण से
जिस तरह से इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। जी। सवाल ये है कि श्रेय लेने का एक नया प्रयोग भी हुआ है कि श्रेय भी ले लें और हमें श्रेय वो आर्थिक आधार को सुधारने की भी आवश्यकता है। ये जरूर है कि कोई भी हम प्रयोग करते हैं या नई कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो शुरुआत में असुविधा जरूर रहती है, लेकिन इनको इतने मतलब मालूम नहीं था कि इन्होंने काले धन की खोज के लिए कि क्या हम निकाल लाएंगे वो वाला प्रयोग तो इनका नोटबंदी में मतलब सब विफल ही रहा है कि मतलब 99 पॉइंट समथिंग मतलब क्या होता ना मनी वापस से मतलब क्या होता ना आपका रिजर्व बैंक में आ गया। अब रहा सवाल कि इस नोटबंदी से जो आम आदमी की तकलीफ हुई है, आप चाहे वो रोजगार के रूप में रही है या चाहे मतलब क्या कहते हैं ना ये उद्योग धंधों के मंदी का स्थिति रही है। आज हालात ये हो रहे हैं कि आप इसको इस संदर्भ में भी आप देखिएगा कि ये जो कुछ प्रयोग जो हुआ है उस धर्म में उस जो वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर के साथ साथ ऐसे समय जब विश्व तनाव की स्थिति में भी आया हुआ है। इस समय कहाँ आईएसआई के विरुद्ध जो मतलब मोर्चेबंदी रही है वो भी एक सामने है। अभी अमेरिका और उत्तरी कोरिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रहा है और बीच में आप ये देखिएगा चीन का जो है आपका वहां जो उन्होंने अपने जो करेंसी के दाम जो उन्होंने घटाए जिस तरह का जो किया है उसका काफी वैश्विक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है और इसका हमारे द्वारा जो प्रयोग हुआ है वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं और इसी के सामने ये स्थितियां हो रही है कि आज बेरोजगार के साधन नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो नोटबंदी को लेकर के नोटबंदी को लागू करने से लेकर के तब तक मतलब स्टार्टिंग में तो एक उसका पॉजिटिव जनता में असर रहा, लेकिन अब जो इसके इफेक्ट आ रहे हैं उससे भीतर पार्टी के भीतर भी विचलन की स्थिति आ गई है। इसमें विचलन के और ये सही बात है कि चिदम्बरम भी वही बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी वही बात कर रहे हैं और ये मतलब आपके यशवंत सिन्हा भी वो बात कर रहे हैं। तो ये हवा में बात नहीं कर रहे क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं इनका मतलब अपना अनुभव बोल रहा है। तो ये मान के चलिएगा कि कहीं देश को कभी भी नए प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब रिस्क की बात है, हम एक और तो प्रचार कर रहे हैं भारत की मतलब कि अर्धशक्ति बनने जा रहा है, अर्धशक्ति के मतलब उस दिशा के अंदर हम स्टेप लेते तो बहुत बड़ी ये कामयाबी होती। ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको व्यापार की और आर्थिक स्थिति में आना था तो निश्चित रूप से एफडीआई वगैरह को लाने के लिए जीएसटी को लागू करना चाहिए था पहले स्टेप बाय स्टेप। लेकिन महेश जी, मतलब पहले क्या लगता है सरकार को अभी भी समय रहते चेत जाना चाहिए? क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी गिरी है और जो एक व्यापारी वर्ग में एक असंतोष की स्थिति बनी है तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से रिफॉर्म की जरूरत है? क्या लगता है आपको कि हम स्वावलंबी होने की बात करते रहे हैं, पंचवर्षीय योजना के तहत हमने ये भी कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य हमारा है और उस तरीके से हमें काम करना चाहिए और स्थिति जो है हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम चाइना का ही अगर उदाहरण लें तो चाइना ने अपने आप को इतना बिल्ड किया, सारा सब कुछ अपने आप पर। निवेश की बात कभी चाइना नहीं करता है, चाइना ने खुद निवेश किया, अपने छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो क्या भारत में क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है? क्या सरकार को इस और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बजाय एफडीआई के, बजाय बाहर से विदेशों से कर्ज लेकर उद्योग धंधे लगाने की बजाय अपने उद्योग धंधों को, अपने देश में उद्योग धंधों को पनपाने की कोई कोशिश की जाए? क्या इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता? नहीं, ये आप ये बात देखिए, पहले से ही दुर्गेश जी ये तो एमएसएमईज को प्रोत्साहित करने की बात तो पहले थी और उसी में आपने देखा था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है जिसके तहत कौशल विकास के लोन दिए गए थे, 5 लाख करोड़ रुपए के लोन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, वो जो पैसा सरकार के पास आने वाला है उसके लिए आगे से आगे प्लान बने हुए हैं और प्रधान जो मुद्रा योजना है उसका कारण भी यही है कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि जो पैसे का फंड फ्लो है वो वहां तक हो जाए और वो सरकार के पैसे में हो। सरकार केवल लोन दे देने से उद्योग धंधे नहीं पनप जाते हैं, हमें एक बाजार देना पड़ेगा उनको, हमको वो सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो आदमी यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स, अपने अनुभवों को लेकर कुछ अगर काम कर रहा है तो उसे बाजार भी मिले, उसको पैसा भी मिले और एक चेन बने, एक सिस्टम डेवलप हो। सरकार उधर काम नहीं कर रही। यूनिट्स दिल्ली है या स्मार्ट सब आप जितने भी कहेंगे कि जो बिजनेस नए स्टार्टअप्स बने हैं, जो स्मार्ट बिजनेसेस के कंसेप्ट आए हैं या जो बढ़ते हुए इंटरनेट के कारण क्या पता वक्त हमारे पास
क्योंकि इशारा करने लगा है। कमजोर हुए। डिबेट को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके की चिंताएं पूरे देश भर में है हमारी आर्थिक नीतियों को लेकर, तो एक बार साझा मंच पर आना पड़ेगा और सरकार को फिर से अपने लिए गए निर्णयों पर थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या कुछ अब रिफॉर्म किए जा सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन किया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। जिस तरीके से असंतोष की भावना बिजनेस सेक्टर में है, रोजगार को लेकर युवाओं में है, तो उन सबको दूर करने की कोशिशों में सरकार को लगना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही घर के अंदर अब सरकार गिरती हुई नजर आ रही। तो सरकार को एक बार वापस अपने लिए निर्णयों को वापस से पुनर्विचार करना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर, खास खबर में इतना ही। हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़े, बीजेपी से मनीष पारिक साहब, कांग्रेस से संगीता गर्ग साहब, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी और आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब जुड़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।